नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे आज इंदौर की खबर के साथ, जहां परंपरागत निकलने वाली अनंत चतुर्दशी झांकी चल समारोह को लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारी। अगली खबर भी इंदौर की है, जहां लापता बच्चे की गड्ढे में नहाने के दौरान हुई मौत। आगे बात करेंगे जहां लोन को लेकर बैंक की तरफ से बनाए गए दबाव के बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। झारखंड सरकार के वन विभाग के द्वारा संचालित जीटी रोड चौपारण के वनागार प्रक्षेत्र में बन रहे गेट बनते ही ध्वस्त हो गए और इसने घटिया निर्माण की पोल खोल दी। इस संबंध में वनागार डिपो के रेंजर कुछ भी बताने से हिचक रहे हैं। कहते हैं कि ये काम जिला के वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा संवेदक से कराया जा रहा है। कितना काम है और क्या काम है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद भदोही के अंतर्गत विकास खंड सूर्यावा के ग्राम सभा अबराना में आयोजित हुआ भव्य संगीतमय भगवत कथा, जिसमें अयोध्या से डॉक्टर अशोक पांडे ने दिव्य कृष्ण लीला का ज्ञान किया, जिसे सुनकर भक्तगण भाव विभोर उठे। कथा का गान के बाद हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस कथा का आयोजन विजय कुमार उपाध्याय ने लोक कल्याण के लिए किया। इस अवसर पर आत्म प्रसाद उपाध्याय, दिनेश शैलेंद्र, रजनीश, संजय, प्रदीप समेत कई भक्तगण उपस्थित रहे। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। मैनपुरी थाना किशनी क्षेत्र के कुसमरा चौक के अंतर्गत निजी मकान में रह रहे वृद्ध की उसके ही पुत्र ने बीती 25 अगस्त की रात्रि गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि मृतक संतोष शर्मा को उनके ही पुत्र श्याम शर्मा ने मौत के घाट उतार दिया। लड़का बुरी संगत के साथ लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपए का कर्जा बाजार से भी ले चुका था, जिसको लेकर पिता पुत्र में कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद पुत्र ने इस वारदात को अंजाम दे दिया था, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित के द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सबूत मिटाने के लिए पिस्टल और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी छिपाया गया था। 25/8 की सुबह किसनी पुलिस को सूचना मिली कि संतोष शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 65 साल करीब है, वो अपने छत पे मृत अवस्था में मिले हैं। सूचना पे पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करके साक्ष्य संकलन शुरू किया गया और इनके लड़के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। साक्ष्य संकलन के दौरान घर का डीवीआर गायब मिला और छोटे लड़के जो मुकदमे का आबादी है उसकी गतिविधियां संदिग्ध मिली। धीरे धीरे साक्ष्य संकलन के दौर पे पाया गया कि लड़का 1 करोड़ 40 लाख रुपया मार्केट से उधार लिया था। बैंक से भी उसके ऊपर 48 लाख रुपये उसने लिया था। पिता को धीरे धीरे जब इस बात की जानकारी हुई कि लड़का मार्केट से पैसा लिया है, तो इस बात पे पिता पुत्र में विरोध रहने लगा। साथ ही उसकी कुछ गलत संगत में भी पड़ गया था। इसको लेकर के भी पिता उसका विरोध कर रहा था। इसी के कारण लड़के द्वारा ही पिस्टल से रात में इसमें 25 वाली रात में 24/25 की रात में पिस्टल से उसकी हत्या कर दिया था और उसके बाद ले जा कर के डीवीआर और पिस्टल दोनों ही इसने फेंक दिया था, जो उसकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। और घटनास्थल से साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया, साफ करने का प्रयास किया गया। ये कोशिश किया गया कि किसी तरह से ये प्रतीत हो कि बाहर से बदमाश आके हत्या किए हैं, लेकिन तकनीकी साक्ष्य, अन्य साक्ष्यों के आधार पे लड़के की इसमें श्याम की गिरफ्तारी हुई है। उसके निशानदेही से पिस्टल बरामद हुआ है, इसकी निशानदेही से फेंका गया डीवीआर बरामद हुआ है और इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मैनपुरी जनपद में पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित के द्वारा शहर के प्रमुख होटलों, लॉज और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशामक यंत्रों की जांच की गई। कमियों को दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। सभी आवश्यक यंत्रों को तकनीकी रूप से सही रखें। होटल, लॉन्ज मालिकों और अन्य सुरक्षा की दृष्टि से निर्देश दिए गए। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने, आपको सुनाते हैं। फायर सेफ्टी जाँच की गई यहाँ मॉल में और नगर के कई होटल और हॉस्पिटल्स में। क्या कुछ मिला? मैनपुरी जनपद के अंदर जहाँ भी कमर्शियल गतिविधियाँ हो रही हैं उन पे चेक किया जा रहा है कि वहाँ फायर सेफ्टी मेजर्स सारे अपनाए गए हैं कि नहीं गए हैं। जहाँ भी कमर्शियल गतिविधियाँ हो रही हैं, जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है कि नहीं किया गया है, एग्जिट पॉइंट है कि नहीं है, जो इनके एग्जिट पॉइंट हैं वो इंगेज तो नहीं है।
फायर सेफ्टी मेजर्स इनके पास हैं कि नहीं है, या मैप के अनुसार सारे चीज़ें हैं कि नहीं है। विभिन्न चीज़ों पे आज चेक किया गया और साथ ही विशाल मेगा मार्ट में जैसे चेक करके देखा गया कि यहाँ कर्मचारियों को ही इसके बारे में बहुत अवेयर नहीं थे, स्टेयर्स इनके इंगेज थे, एग्जिट का कहीं लिखा हुआ नहीं था। इन सब चीज़ों को ब्रीफ किया गया, इनको 2 दिवस का समय दिया गया कि 2 दिवस के अंदर इसको बेहतर कर लें, जिससे कि यहाँ पे अगर किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो उसे ये बचाव कर सके, खुद का बचाव कर सके, ग्राहकों का बचाव कर सके। जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ जिस बिल्डिंग से होती हैं उन सभी जगह पे चेक किया जा रहा है। ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सभी जगह प्रॉपर व्यवस्थाएं हों, जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति आने पे उसे सुगमता से निपटा जा सके। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। इंदौर में परंपरागत निकलने वाली अनंत चतुर्दशी झांकी चौल समारोह में प्रशासनिक, नगर निगम सहित पुलिस प्रशासन की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां चौप्पे चौप्पे पर पुलिस बैरिकेड और सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। विशेष तौर पर झांकी समिति के सदस्यों और अखाड़ा समिति के सदस्यों से बैठक भी ली गई है। बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने सभी थाना प्रभारी और आला अधिकारियों के साथ बैठक ली और सभी को दिशा निर्देश दिए कि ये समारोह शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। निर्देश भी दिए। इस संदर्भ में अभी मैंने 2 दिन पूर्व एक बड़ी बैठक भी ली थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को, सभी पुलिस अधिकारी सम्मिलित थे। इससे मुख्य तौर पर यह सुनिश्चित किया गया और इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई कि सभी आयोजकों के साथ विस्तार से बैठक करें। सभी मुख्य तौर पर जितने पंडाल के जो आयोजक हैं, जो संचालन करने वाले हैं, उनके साथ पुलिस का एक बेहतर तालमेल बना रहे, नंबरों का उसमें आदान प्रदान हो, डीजे जो हैं उनके साथ बैठक हो, जो विभिन्न तरह के अखाड़े निकलते हैं उनके सभी लोगों के साथ उसमें बैठक हो और सभी छोटे छोटे बिंदुओं पर पुलिस चर्चा करे, सभी जगहों पर बैठकें हों, पूरे मार्गों का निरीक्षण हो। मार्ग में जाने वाले साथ में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कई बार जब झांकी निकलती है और देर रात तक निकलती है, इसमें कई ऐसे घर जो होते हैं जो काफ़ी जर्जर हो चुके होते हैं और उन घरों पर कई बार देखने के लिए दर्शक बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे घरों को भी चिन्हित करें और उसको परित्यक्त करें, एबेंडन घोषित कराएं अगर वो जर्जर है तो, ताकि लोग उस पर संख्या न बढ़े और किसी तरह की दुर्घटना न हो। इस तरह साथ ही साथ सड़क मार्ग में अगर किसी तरह की कोई समस्या हो, बिजली से जुड़ा कोई मुद्दा हो, हर मुद्दे पर पुलिस ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है और सभी लोगों को मैं बताया गया है। इसमें आज भी मेरी सभी डीसीपी से बैठक हुई है, चर्चा हुई है इस मुद्दे पर और उसमें इस बात पर किया गया है कि जो पॉइंट दिए गए हैं उसकी पुनर्समीक्षा करके आज उस पर चर्चा करेंगे। संबंधित विभागों से भी लगातार पुलिस का समन्वय बना हुआ है और पूरी तरह से सुरक्षित और बेहतर माहौल में ये पूरी झांकी निकलेगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। सर, झांकी मार्गों पर कितने कैमरे और कितना पुलिस? इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले 8 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बच्चा गड्ढे में नहाने आया था और कल अपने घर से लापता था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। पूरा घटनाक्रम है। हाँ, ये एक यहाँ पर ये तालाब है, मल्टी तालाब, यहाँ बच्चे नहाने आते हैं। तो राकेश एक भंगार बिनने वाले हैं, तो उनका पुत्र है, 8.5 साल का है। वो कल नहाने आया है, यहाँ पे बच्चे आते रहते हैं। तो ये इनसे मैंने पूछा कि भाई आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, तो बता रहे थे कल वो बच्चा जुलूस डोल वगैरह देखने गया था। सुबह आसपास तलाश करा, वो अभी आए थे और अपन को ये सूचना मिली कि यहाँ तालाब में किसी की लाश मिली है। तो फिर यहाँ आकर के अपन ने देखा तो बच्चा 8.5 साल का है, अभी निकाल के पीएम कराने भेजा है। क्या नाम था मैडम? हाँ, बच्चे का नाम है बादल, उम्र 8.5 साल। पिता का नाम है राकेश नानले, निवासी आई मल्टी, द्वारकापुर। कोई चोट वोट के शरीर पे निशान? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं दिखा। नंग अवस्था में बच्चा मिला? हाँ, बच्चा यहाँ, इसके कपड़े और चप्पल मिली है। भाई यहाँ आसपास ने बताया कि बच्चे यहाँ नहाने आते हैं, तो वो नहाने के से ही आया होगा। हादसा या कोई? ये तो जांच के बाद बताया जाएगा। आपका डेजिग्नेशन बता दें। मैं टीआई द्वारकापुरी, अलका मेनिया। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर से इस विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार और इनोवेशंस के आधार पर पूरे देश के साथ विश्व में शिक्षा, तकनीक और रिसर्च के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस श्रृंखला में सेज विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल लेवल की सॉफ्टवेयर कंपनी
सीमेंस डिजिटल इंडस्ट्री के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के माध्यम से कंपनी की ओर से प्रशिक्षक शिक्षकों और विशेषज्ञों के द्वारा स्टूडेंट्स को बीटेक कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन कोर्स का अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नित नए बने बदलावों से उन्हें जानकारी दी जाएगी। कंपनी की प्रशिक्षक टीम स्टूडेंट्स को कोर्स कंटेंट प्रदान करने के साथ डेली क्लासेस, प्रैक्टिकल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करेगी। इस कार्यक्रम में सेज विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर अंकुर, अरुण कुलकर्णी, रजिस्ट्रार डॉक्टर मनीष चौधरी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर प्रतीक जैन समेत कई लोग उपस्थित रहे। सर क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? बड़ी खुशी और हर्ष की बात है कि ये हमारा जो सेज यूनिवर्सिटी और सीमेंस के साथ हमारा टाइप हुआ है, ये काफ़ी बेनिफिशियल और बच्चों के जो भविष्य है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हम देखते हैं हम 30-35 साल पहले से जो देख रहे हैं, हम जो दिल में जो पेस मेकर लगता है सबसे पहले सीमेंस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और ऐसे कई प्रोडक्ट्स है, हम जैसे मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल ऐप भी जो है वो हम अभी यहाँ बच्चों से डेवलप कराएंगे। तो ये बच्चों की प्रतिभा के लिए और उनको जॉब प्लेसमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। तो इसलिए हम आज काफ़ी खुशी का मौका है हमारे लिए कि हम सीमेंस के साथ जुड़े हैं। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चौधरी, रजिस्ट्रार सेज यूनिवर्सिटी। डिजिटल इंडस्ट्रीज के लिए जो समझौता हुआ है, किस तरह का समझौता हुआ है और इससे विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा? देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से ही हम जो सेज विश्वविद्यालय है वो स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी में ही फोकस करता है। हमारे जो कुलाधिपति माननीय संजीव अग्रवाल जी है, उनका पहले से ही ये फोकस रहा है कि स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ हो, और इसीलिए हमने जो सीमेंस के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है वो इसी में एक पहल है और इसी में एक कड़ी है, ताकि हमारे विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो इंदौर और आसपास के इलाकों से पढ़ते हैं, तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी का सेंट्रल इंडिया में जानकारी प्राप्त हो, उनको नई नई टेक्नोलॉजीज़ का एजुकेशन प्राप्त हो और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और ये जो संजीव अग्रवाल जी का सपना है वो साकार करने के लिए ही हमने ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सीमेंस के साथ वो किया हुआ है। और हमें बहुत उससे उम्मीद है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में जो हमारा और सीमेंस के बीच में जो समझौता हुआ है उसका इस रीजन के बच्चों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ना ही उनको नॉलेज मिलेगा, पर उनको प्लेसमेंट में और नई जो रिसर्च करना है, नए स्टार्टअप शुरू करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये हमारा विश्वास है। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और रोजगार की बात की जा रही है, तो किस तरह से इसको साकार किया? क्योंकि जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने जो लागू की है, उसमें भी यही कहा गया है कि कौशल्य विकास विद्यार्थियों का होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट लगातार होना चाहिए, बैरियर फ्री एजुकेशन होना चाहिए, और सेज विश्वविद्यालय इसके लिए कमिटेड है। और इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सके। अभी भी हमारे लगातार पिछले सालों से हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स और अपने जो रिसर्च है उसके द्वारा। लेकिन ये जो हमारा सीमेंस के साथ जो हाथ जुड़ रहा है उससे डेफिनेटली और हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर कुलकर्णी, कुलपति सेज विश्वविद्यालय इंदौर। धन्यवाद। सर बताएं, आज यहाँ पे जो है हम सेज यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट हैविंग दिस एसोसिएशन विद सेज यूनिवर्सिटी। ओके, हम यहाँ पे जो ला रहे हैं बच्चों के लिए सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर के जो कस्टमर्स यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कॉलेज में यूज़ करने का मौका बच्चों को मिल रहा है। ओके, मध्य प्रदेश में ये हमारा फर्स्ट टाई अप है सीमेंस का यूनिवर्सिटी के साथ में। ओके, सो सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर हम लोग को भी फ़ायदा होगा, इसलिए बिकॉज बच्चे जो सीख के आएंगे, ओके, वो रेडी टू डिप्लॉयड बच्चे रहेंगे, मतलब वो डायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम को केटर करेंगे। ओके, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर इकोसिस्टम एज वेल। उच्च स्तर पर स्टूडेंट को विशेष लाभ क्या मिलेगा? 2-3 फ़ायदे हैं। ओके, इन जनरल। ओके, वन इज़ एक रेगुलर इंजीनियरिंग करिकुलम में जो सीखते हैं उसको डायरेक्टली अप्लाई करने का मौका कॉलेज के अंदर ही मिल रहा है। ओके, तो हमारे जो कस्टमर्स एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वही सॉफ्टवेयर हम इधर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बच्चों को स्ट्रेट अवे, सो देयर इज़ नो नथिंग इन बिटवीन।
इट इज सेम थिंग इज यूज्ड. ओके. सेकेंडली, जो सर्विसेज पार्टनर्स है, जैसे बड़े बड़े सर्विसेज पार्टनर्स, इंडियन पार्टनर्स हैं और इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उनको सर्विस करते हैं. ओके. तो वहाँ पे भी जॉब लगने का बच्चों का एक्चुअली चांस है. ओके. इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। 8 लाख के लोन की किस्त भरने के लिए बैंक के द्वारा पिता की मौत के बाद उसके बेटे पर दबाव बनाया जा रहा था। इस तनाव में आकर युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बैंक के द्वारा प्रताड़ना करने के दबाव में फांसी लगाने की बात कही। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम पता है, क्या वजह बनी? इसका राज पिता शंकर चौहान, उम्र 35 साल, निवासी केलोधाला लसोड़िया इंदौर का है, जिसने अपने घर में रात को घर वालों ने बताया कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, तो टॉयलेट के बहाने अपने घर के अंदर जाकर एंगल में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। शायद मजदूरी करता है ये। वजह तो कुछ भी कोई सामने आई नहीं है, जांच जारी है उसमें भी। शादी वादी कोई परेशानी? नहीं, बच्चे वाले हैं, बच्चे हैं, वो शादीशुदा है वो तो। घर में लगाई है? घर के अंदर ही लगाई है। अभी आती है, इसमें कुछ ही नहीं आया अभी परिवारजन ने सब कुछ बता नहीं पाया अपन को। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला अभी तक। एएसआई अनिल सिलावट, थाना लसोड़िया इंदौर। SBI बैंक कौन सा कंपाउंड बताया? कीबे कंपाउंड। आपका नाम बताइए। आपका नाम? मेरा विनोद थनवा। क्या जानकारी मिली थी, क्या हुआ, तो विस्तार से बताइए आप। तो बता दी, बार बार क्या पूछोगे यार, बार बार ये संतुलन तो है नहीं दिमाग। क्या नाम पता है? SBI बैंक बताया ना, केबे कंपाउंड में। कितने लोन ले रखा? मेरे जीजा है वो मुन्नालाल जी चौहान, ये उनका लड़का था राज चौहान। तो उस कर्जे के लिए कई बार मेरे से बोला कि मामा बहुत परेशान कर रहा है यार ये बैंक वाले, जितना पैसा सर्विस का पापा का आता है रिटायरमेंट का, वो सब काट लेती है, पैसे ही नहीं देती हो। जब भी जाते निकलाने कहीं होल्ड पे रख देती कहीं क्या, और माँ जाते तो बैंक भी कहती है कि भली मारो कुछ भी करो पैसा देना। ठीक है, पहचान थे मतलब? बैंक से ही प्रताड़ित थे। कर्जा कितना था, लोन कितना ले रखा? 8 लाख का। अच्छा, घर वालों को नहीं मालूम है कि उनके पिताजी ने लोन लिया, पर्सनल लिया है, कोई सा लिया, ये उनको नहीं, बच्चे के साइन भी नहीं है उसमें। पिता की मौत हो गई? पिता की मौत हो गई, उसके बाद ही तो प्रताड़ित कर रहा है। उनको 2-1 साल हो गया है। क्या करते थे पिता? पिता ही नगर निगम में। और ये बच्चा क्या करता है? बच्चा कुछ भी नहीं, नौकरी नहीं है उसकी। क्या नाम था बच्चे का? राज चौहान। हाल फिलहाल में कोई बैंक वाले आए थे, कुछ बातचीत की? कुछ बैंक वाले आए थे, वो बार बार जब भी पैसा आता है नगर निगम से उनके पिताजी का, तो वो रोक लेते हैं कि नहीं ये पहला पैसा कटेगा उनको। बहन की पेंशन भी 7-8 महीने से रुकी पड़ी हुई, वो भी नहीं दे रहे, सब वो रोक लेते बार बार। तो अब खाएगा क्या, उस चक्कर में भूखे मारेगा आदमी तो क्या करेगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। नोट में क्या लिखा है? नोट वोट नहीं मिला, सुसाइड। आपका नाम? मेरा विनोद थनवा। आपका नाम क्या? मैं मामा हूँ उसका, जावरा रहता हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पुलिस ने सूरत जिले के उमरपाड़ा तहसील में 66 kV सब स्टेशन से चोरी की समस्या को सुलझा लिया है। 15 लाख से ज्यादा की चोरी का माल और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 6 को वांछित घोषित किया गया है। कुछ दिन पहले ही उमरपाड़ा थाना क्षेत्र के बर्दी गांव में 66 kV के नए सब स्टेशन में तांबे के तार सहित अलग अलग एल्बम के कलपुर्जों की चोरी के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। सूरत से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।